Hello students, let's start our new topic. In this lecture, we are going to learn about state Mysore state, and the structure of Mysore state. And the last topic we will be discussing is Anglo-Mysore War. What were the reasons of Anglo-Mysore wars, and what were the impacts or the significance that we have had from the Anglo-Mysore wars? So let's start. Before starting, let's recall what we did in the last lecture. In the last lecture, we discussed about Anglo-Carnatic wars. Okay, एंग्लो-कार्नेटिक वॉर में हमने क्या डिस्कस करा था? एंग्लो-कार्नेटिक वॉर्स के कॉजेस क्या थे? ओके, एंग्लो-कार्नेटिक वॉर्स जो है ये कब कब हुई, यानी कि इनके तीन एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स में कार्नेटिक रीजन में, तो ये कब कब हुए ये हमने देखा था 1740 टू 1748, 1749 टू 1754, 1758 to 1763. These are three time periods when three Anglo-Carnatic wars took place. Okay. After this, we also discussed about Hyderabad, something about Hyderabad. Okay. We also discussed impacts. What were the impacts of Anglo-Carnatic wars and the significance. ठीक, जब हम कॉजेस पढ़ते हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स की, तब हम एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स के कॉजेस पढ़ते हैं. इसका मतलब व्हाट लड़ाई हुई, व्हाई इंग्लिश एंड ब्रिटिश फॉट इन कार्नेटिक रीजन. वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली. इट मींस इफ वी आर डिस्कसिंग कॉजेस ऑफ एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, यू नो, if you have been asked a question that why French lost to British से फ्रेंच हारे क्यों, इसका क्या रीजन था, तो इसके रीजन में आप ये कॉज नहीं लिख सकते कि एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स की जो कॉजेस है वही आप बता देंगे इसी वजह से ब्रिटिश से फ्रेंच हार गए. तो फ्रेंच क्यों हार गए? पहली बात, फ्रेंच जो है मतलब कि इनकी जो ब्रिटिश की सुप्रीम नेवल टेक्नोलॉजी थी, यानी कि नेवल जो स्किल्स थी ब्रिटिश की वो सुप्रीम थी. इस वजह से ब्रिटिश जीत पाए फ्रेंच से. दूसरी बात, ब्रिटिश जो है फुल्ली सेंट्रल कंट्रोल्ड एक बॉडी थी, जो सेंटर पे ही अभी उन्हें काम करना पड़ेगा, वो तुरंत डिसीजन नहीं ले सकती थी. ठीक है. और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो फुली मतलब कि सेंट्रल कंट्रोल नहीं थी, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती थी. इसकी वजह से क्या होता था, डिसीजन जल्दी लेने की वजह से वॉर अच्छी तरीके से मतलब कि लड़ पाती थी वो, और उस जनरली वो जीत जाती थी. बात क्लियर? तो ये दो रीज़न हो गए. इसके अलावा मिलिट्री डिसिप्लिन भी हम बता सकते हैं. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री डिसिप्लिन जो था वो सुप्रीम था. यानी कि एक स्मॉल अगर आर्मी है और वो डिसिप्लिन में है तो बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा सकती है. इस वॉर में हमने ये भी देखा था. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री जो थी वो वेल डिसिप्लिन थी. इस वजह से ब्रिटिश फ्रेंच को हरा पाए. इसके अलावा और भी आप रीजन बता सकते हैं, जैसे बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी हुआ. बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल से मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी सारा गेन हुआ. ठीक है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल गए, सपोर्ट मिल गया. इसकी वजह से कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है. कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी वॉर में. और उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रहे हैं जिसकी वजह से लड़ाई कर पाए, मतलब कि ब्रिटिश फ्रेंच को हरा पाए एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स में. तो आप ये रीजंस बता सकते हैं जब आपसे पूछा जाए व्हाट वर द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच ब्रिटिश को डिफीट फ्रेंच, बट यू कांट एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स इन डिफाइनिंग द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ व्हिच फ्रेंच कुड बी डिफीटेड बाय ब्रिटिश. ओके. इसके अलावा एक बात और भी इसके कॉजेस होते हैं. कॉज जो अभी मुझे याद आ रहा है, एक कॉज ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश को एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का मिलिट्री सपोर्ट मिला. ओके. तो इस वजह से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वेल परफॉर्म कर पाई इन द एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स एंड कुड डिफीट फ्रेंच. तो हमने ये कुछ इसमें पढ़ा था, ये हमने रिकॉल कर लिया. अब हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे. ओके.
देखिए, जब हम मेडिवल इंडिया कर रहे होंगे तब उस टाइम पर हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेटो पर एक एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर ये था। तो इसके बारे में पढ़िए, कैसे बना, क्या इसके फीचर्स थे, इकोनॉमी कैसी थी इसकी, कैसा स्ट्रक्चर था। ओके, अभी हम ये जानेंगे सिर्फ कि डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। डिक्लाइन होने के बाद, इसके डिक्लाइन होने की वजह से 1565 में, आई गेस 1565 एडी में, ओके ये 55 से 65 है, इससे एक नई डायनेस्टी, हिंदू डायनेस्टी थी, वुडेयार डायनेस्टी, ये जो है अपनी पावर्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया इसने, इट स्टार्ट्स गेनिंग पावर्स, और इसने अपना मतलब कि एक छोटा सा किंगडम बना लिया जिसको हम मैसूर के नाम से जानते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, हैदर अली वॉडियार डायनेस्टी को क्या करता है, डिफीट करता है 1761 में, और वहां का सुल्तान बन जाता है, मैसूर का सुल्तान बन जाता है। ये बेसिक बात है जो आपको जाननी थी। तो मैसूर में हैदर अली कैसे एग्जिस्टेंस में आया पता लगे आपको। पहले विजयनगर एम्पायर था, डिक्लाइन की वजह से वुडेयार डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड आफ्टर रूल ऑफ around 200 years, Hyder Ali defeated Wadiyar dynasty and become Sultan of Mysore. Sultan of Mysore. ओके, तो ये अच्छा मिलिट्री कमांडर था, इसकी पॉलिसी भी अच्छी थी। चलो एक बार और इसके बारे में और जान लेते हैं, मैसूर के बारे में। मैसूर स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा था। पहली बात, ये इंडिपेंडेंट स्टेट था, मुगल के अंडर नहीं था ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट ये स्टेट है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो इसकी अलग पॉलिसीज होंगी कुछ, उन पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं, और इसके मैसूर स्टेट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर स्टेट। ओके, अब स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात, आर्मी पढ़ना है, आर्मी के बारे में, आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा था। तो मैसूर जो था वो अपनी आर्मी को कैसा बनाना चाहता था, यूरोपियन लाइंस पर फॉर्म करना चाहता था। पहली बात, जब ये मुगल से इंडिपेंडेंट हुए तो इन्होंने क्या करा, रीऑर्गेनाइज करा, रीऑर्गेनाइज्ड देयर आर्मीज ऑन यूरोपियन लाइंस। यूरोपियन लाइन का मतलब क्या है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज यूरोपियंस करते थे उस टेक्नोलॉजी के और उस डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करा। आप जानते हैं मुगल्स जो है उनकी पॉलिसी क्या थी, जिस पर्सन को मिलिट्री ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है वही पर्सन रेवेन्यू कलेक्टर भी होगा। जागीरदारी सिस्टम या मनसबदारी सिस्टम आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या शुरू करा, एक नया सिस्टम शुरू करा आर्मी में जिसको कहते हैं रिसाला सिस्टम। ओके, तो इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू करा है जिसमें होता क्या था, जिसमें जो है सैलरी, मतलब कि इनको रेवेन्यू कलेक्टिंग का राइट नहीं होता था, इनकी जिम्मेदारी क्या होती थी, मिलिट्री मेंटेन करने की, ठीक है, यानी कि मिलिट्री ऑर्गेनाइज करेंगे, मिलिट्री मेंटेन करने की जिम्मेदारी है इनकी। इनको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट की ड्यूटी नहीं दी गई, इनको रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करना है। इनकी जिम्मेदारी क्या है सिस्टम में, सिर्फ ये मिलिट्री मेंटेन करेंगे, अपने जो आर्मी है उसको ट्रेन करेंगे, ओके, और रेवेन्यू कलेक्शन का इनको राइट नहीं होगा। तो आर्मी के बारे में ये जानना है। ओके, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं इनने कुछ टेक्नोलॉजिकल सुधार भी करे आर्मी के साथ साथ। टेक्नोलॉजिकल सुधार जो है वो आर्मी के अंदर भी थे, जैसे आर्टनरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी इन्होंने। आर्टनरी फैक्ट्री का मतलब क्या है, इनने हथियार बनाने के कारखाने शुरू करे। ओके, और इन्वेस्टमेंट करा, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन किसमें इन्वेस्टमेंट करा इन्होंने, मैसूर ने किसमें इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
तो ये भी मैसूर स्टेट के स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट भी कर रही है। ओके, इसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में 3 चीजों की बात करनी है, रेवेन्यू कलेक्शन, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू कलेक्शन एग्रीकल्चर, इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन एग्रीकल्चर इट्स टैक्स कलेक्शन। एग्रीकल्चर, लेट मी चेक अदर वन, ट्रेड, नेक्स्ट वन इज ट्रेड। इकोनॉमी में किसकी बात करनी है, टैक्स कलेक्शन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, 3 चीजों की बात करनी है। जरा देखते हैं, देखिए तो इकोनॉमी में किसकी बात करनी है, टैक्स कलेक्शन की, एग्रीकल्चर की और ट्रेड की बात करनी है। टैक्स कलेक्शन के लिए पहली बात सैलरीड ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा जाता था, सैलरीड ऑफिशियल्स। कैसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, सैलरीड ऑफिशियल्स हुआ करते थे, क्योंकि ऑफिशियल्स जो थे, रेवेन्यू कलेक्टर जो थे, उनको सैलरी मिलती थी, इसकी वजह से अपनी ड्यूटी वेल परफॉर्म करते थे और अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाया करता था। यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन कैसा था, गुड था। किसकी वजह से, गुड पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से। इफ अ पर्सन इज गेटिंग सैलरी बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, सो ही विल परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल वेल एंड गुड। ओके, तो जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन सिस्टम इनका अच्छा था, इसकी वजह से क्या होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। मैसूर जो है, मैसूर कुड इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इट मीन सुल्तान जो थे वहां के, हैदर अली और टीपू सुल्तान, दे इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ इन्वेस्ट करा इन्होंने, इरिगेशन में इन्वेस्ट करा। बात क्लियर। इसके अलावा जो इनका रिफाइंड टैक्स कलेक्शन हुआ करता था, कलेक्शन सिस्टम, रिफाइंड टैक्स कलेक्शन सिस्टम in agriculture sector. Is it visible? I am just writing it. I guess it is visible. Refined tax collection system. Okay. So I am writing it here. Economy. In agriculture, refined टैक्स कलेक्शन सिस्टम। रिफाइंड टैक्स कलेक्शन सिस्टम का मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगता था उसको प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी है उसके बेसिस पर टैक्स लगाया जाता था। इसको कहते हैं रिफाइंड रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स कलेक्शन सिस्टम। ओके, तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कह सकते हैं एक मतलब कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के अंदर उनकी गुड पॉलिसी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरबर्डन नहीं होगा कोई भी जो पीसेंट है, फार्मर है, टैक्स की वजह से। ओके, इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है इसमें इकोनॉमी में वो है ट्रेड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनीज, उसी के जैसी कंपनीज मैसूर ने एस्टेब्लिश करी, मैसूर स्टेट ने एस्टेब्लिश करी, सुल्तान ने एस्टेब्लिश करी। बाकी कैसी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश करेगी, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ओके, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इसके अलावा जो है मैसूर ने कोशिश करी, ट्राइड टू हैव ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंट्रीज लाइक फ्रेंच हो गया, पर्शियन हो गया, पर्शियन कंट्रीज जो है, पर्शिया जो है या पर्शियन कंट्रीज जो है, सेंट्रल एशिया है, उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर स्टेट। आर्मी का स्ट्रक्चर देखा हमने, टेक्नोलॉजी का देखा, इकोनॉमी का देखा। ओके, जो टीपू सुल्तान है उसको मतलब कि मैन ऑफ रॉकेट कहा जाता है, इसने यानी कि रॉकेट बनाने की भी कोशिश करी थी इसने, ठीक है, यानी कि इसने नहीं करी, मतलब इसने प्रमोट करा जिससे रॉकेट बनाया जा सके। बाकी इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक बात और है जो मैंने भी नहीं बताई, सेरिकल्चर। ये सेरिकल्चर को भी प्रमोट करा इन्होंने। मैसूर स्टेट किसको प्रमोट करता था, या टीपू सुल्तान मेनली ही प्रमोटेड सेरिकल्चर। ओके, ठीक है,
तो मैसूर के स्ट्रक्चर में हमें ये पढ़ना था। अब हम ये देखते हैं कि एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ, ब्रिटिश जो है वो मैसूर के साथ क्यों लड़ाई करते हैं। देखिए, एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट करते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर, पहले इसके कॉजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एंग्लो मैसूर वॉर्स जो है वो कौन कौन से हुए। कॉजेस पहले पढ़ने से हमें बेनिफिट मिलेगा, देखते हैं जरा। पहला कॉज पढ़ते हैं, जो हैदर अली कहें या टीपू सुल्तान कहें, इनकी जो पॉलिसीज थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी। इनकी पॉलिसीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जैसा कि हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल में पढ़ा था। जब मुगल्स, ग्रेट मुगल्स जब अपने पीक पर पहुंचे, पिनेकल पर पहुंचे, तो पिनेकल पर पहुंचने का रीजन क्या था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। वो अपने टेरिटरीज को एक्सटेंड करना चाहते थे, औरंगजेब यही कर रहा था। ओके ऐसी पॉलिसी किसकी है, ऐसी पॉलिसी है हैदर अली की और टीपू सुल्तान की, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। जब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होती है तो फिर दूसरे जो नेबर्स कंट्री है, नेबर स्टेट्स है, मतलब उनको जेलसी तो होती है एक तरीके से कह सकते हैं, और एक फियर भी लगता है कि उनकी टेरिटरी जो है उस पर भी अटैक करा जा सकता है इस स्टेट द्वारा। तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, मराठा उसके अपोज रहते थे और उसके अपोज निजाम रहते थे, निजाम ऑफ हैदराबाद। सो दे बोथ अपोज्ड मैसूर फॉर इट्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ओके, मराठा और निजाम। अब मराठा निजाम अपोजिट है, ब्रिटिश थोड़ा सा अगर उसमें और पार्टिसिपेट कर दें तो फिर ये तीनों मिलकर इसे हरा सकते थे वैसे भी। ओके, तो हो क्या रहा है, क्योंकि इसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है तो मराठा को प्रॉब्लम है, निजाम को प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली ब्रिटिश को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि उनका भी जो है पूरे इंडिया पर कंट्रोल है। ओके, इसके अलावा हार्मोनियस रिलेशन विद फ्रेंच। देखिए, जो हैदर अली या टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच को ज्यादा फ्रेंडली समझा करते थे। वो ज्यादा फ्रेंडली क्यों समझा करते थे, क्योंकि फ्रेंच जो है वो हमेशा रेडी रहते थे टीपू सुल्तान की हेल्प करने में, चाहे उनको हथियार की जरूरत है तो फ्रेंच से हथियार मिल जाते थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जो है उतनी इतनी मदद नहीं करते थे। ओके, और आपको पता है ब्रिटिश को अभी फ्रेंच ने हराया है, कब हराया है, अभी मैंने आपको बताया 1761 में हैदर अली फर्स्ट बिकेम सुल्तान ऑफ मैसूर, है ना। ओके, और मैंने भी इससे पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया कि 1763 में ब्रिटिश को कंप्लीटली डिफीट कर दिया, डिसिसिव एक वॉर हुआ और फ्रेंच को कंप्लीटली डिफीट कर दिया ब्रिटिश ने, और अब जो है फ्रेंच के पास पावर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश को नजर आ रहा है कि हो सकता है फ्रेंच जो है वो रिवाइवल कर ले, है ना, यानी कि वो दोबारा से फोर्स गेन कर ले इंडिया के अंदर, किसकी हेल्प से, मैसूर की हेल्प से। मैसूर में भी हैदर अली या टीपू सुल्तान की हेल्प से। अब क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि हार्मोनियस रिलेशंस विद फ्रेंच, फ्रेंच के साथ गुड रिलेशंस है, फ्रेंडली रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ब्रिटिश को प्रॉब्लम हो रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये भी एक कॉज बन सकता है, किसका कॉज बन सकता है, एंग्लो मैसूर वॉर का। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रिटिश ट्रेडिंग राइट्स। जो मैसूर है, मैसूर फ्रेंच को फ्रीडम दे रहा है, फ्रेंच के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, बट ब्रिटिश के साथ वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट वे, डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिवेंटिंग ट्रेडिंग प्रिविलेजेस और ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ब्रिटिश। ओके, तो ब्रिटिश को इसने स्पेशल कोई जो राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है।
जिसकी वजह से ये भी एक कॉज बना। अगर ब्रिटिश को प्रिवेंट करा जा रहा है, रोका जा रहा है, तो उनको तो प्रॉब्लम होनी है, तो ये भी उनको प्रॉब्लम हुई। ओके, इसके अलावा मिलिट्री एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो हो ही रहा था, मिलिट्री एक्सपेंशन भी हो रहा है। ओके, ये सेंट्रलाइज स्टेट भी बनता हो जा रहा है एक, है ना, यानी कि सारी पावर जो है इसी स्टेट के पास आती जा रही है। ये भी कॉज बने, यानी कि जो मिलिट्री एक्सपेंशन होता है, तो मिलिट्री एक्सपेंशन कोई कंट्री क्यों करती है, इसका रीजन सिंपली अगर हम समझे जनरल सेंस में, दैट द कंट्री वांट्स टू एक्वायर मोर टेरिटरी। ओके, सो इन द सेम सेंस मैसूर स्टेट जो है अगर वो मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहा है, देन नेबर कंट्रीज, नेबर स्टेट्स will be will be afraid of from this situation, that what the other state is what the other state is what the other state wants to do। तो ये क्या होगा, ये प्रॉब्लम होगी, बात क्लियर, ये अदर स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी क्या है, ये सभी कॉजेज हैं जिसकी वजह से एंग्लो मैसूर वॉर हैपेंड। ओके, आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या देखना है हमें, इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से वॉर्स हुए एंग्लो मैसूर वॉर्स। ओके, मेरे साथ ये सारी चीजें याद करते हुए चले। ओके, पहले हम क्रोनोलॉजी डिसाइड कर लेते हैं, जैसा कि हम जनरली करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं हर किसी में एंग्लो मैसूर वॉर ऐसा नहीं लिख रहा, ईयर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 1767 से शुरू हुआ और 1769 में खत्म हो गया एक ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसके अलावा दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है 1780 से और 1784 में खत्म हो जाता है, ठीक है, एक ट्रीटी के साथ, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। इसके अलावा एक और वॉर शुरू होता है 1790 और 1790 का वॉर फिर खत्म हो जाता है 1792 में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अलग अलग नाम से इसे बुलाते हैं, हिंदी में श्रीरंगपट्टनम अभी प्रेजेंट में, पहले श्रीरंगपट्टनम, तो अलग अलग इसके नाम हैं और इसकी वजह से आपको ये कर सकता है ना, श्रीरंगपट्टनम। ओके, तो एक और वॉर हुआ। फर्स्ट वॉर में कौन जीता, इस वॉर में हैदर अली, मतलब कि मैसूर का सुल्तान था, वही जीता, हैदर अली। ओके, हैदर अली जीता, एक पीस ट्रीटी हुई जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। ये वाला वॉर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान नहीं, टीपू सुल्तान भी है वैसे इसमें, मैसूर प्लस मराठा प्लस हैदराबाद, ये तीनों एक साथ लड़ते हैं किसके खिलाफ, वर्सेस ब्रिटिश, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए इंपॉर्टेंट। हालांकि ब्रिटिश जो है वो इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि वो मराठा और हैदराबाद को मैसूर के सपोर्ट से हटा दें, ठीक है। बीच में 1781 में या 2 में इसमें वो ये कर पाते हैं, यानी कि वो सेपरेट कर पाते हैं इनकी पावर्स, तो जॉइंट पावर थी, इनको सेपरेट कर पाते हैं। बट अगेन मैसूर क्या करता है, डिफीट कर देता है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान डिफीट करता है, क्यों, क्योंकि 1781 में कैंसर से टीपू सुल्तान के फादर यानी कि हैदर अली की डेथ हो जाती है। ओके, तो टीपू सुल्तान फिर भी लड़ता है और लड़ाई के बाद ये या तो 81 है या 82 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं इसको नीचे मेंशन कर दूंगा वीडियो में। देखिए, टीपू सुल्तान जो है वो फिर भी लड़ता है और ब्रिटिश को हरा देता है, किसमें भी हरा देता है वो, ठीक है, ब्रिटिश उनको सेपरेट कर देते हैं, फिर भी वो हरा देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद थर्ड वॉर होती है,
इसमें टीपू सुल्तान पहले तो हराता है ब्रिटिश को, लेकिन ब्रिटिश फिर क्या करते हैं, वो मराठा और निजाम की हेल्प लेते हैं, उनको लालच देते हैं, उनको जो है ललचाते हैं, लेट कम विद अस एंड if we won then you would get this much territory, okay, these many territory, ये टेरिटरीज आपको मिल जाएंगी, दिस मच टेरिटरी आपको मिल जाएगी, ऐसा करके उसको इस तरीके से फैसिनेट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्या होता है, पहली बार इसमें टीपू विंस, टीपू जीतता है, एंड देन टीपू लॉस्ट, टीपू लूजेस, टीपू क्या करता है, टीपू सुल्तान यानी कि लूज। और एक ट्रीटी होती है जिसको मैंने भी बताया, ट्रीटी ऑफ, यहाँ पे भी एक ट्रीटी होती है जब टीपू हरा देता है टीपू सुल्तान, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर। और यहाँ पे भी ट्रीटी हो रही है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम, ओके। तो ये नाम जो दिए गए हैं ये उन जगह के नाम है, यहाँ पर एक ट्रीटी नहीं है, ठीक है। जैसे जब ये वाला वॉर हुआ तब जब हैदर अली तक क्या था, हैदर अली मद्रास में पहुंच गया जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, ओके। तो मद्रास में पहुंचा, अब वहाँ पर पैनिक हो गया कि ये क्या हो गया, पूरी फौज के साथ वहाँ पर पहुंच चुका है। अब वहाँ पर ब्रिटिश को कुछ समझ नहीं आया तो उनको हार एक्सेप्ट करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ मद्रास वहाँ पर हो गई, ओके। मद्रास में हुआ क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर जब ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई तो इसमें कुछ बातें तय करी गई कि जब भी ब्रिटिश पर हमला होगा तो टीपू मतलब कि तो जो है मैसूर उसकी हेल्प करेगा, और अगर मैसूर पर मराठा अटैक करते हैं या फिर निजाम अटैक करता है हैदराबाद का, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो ब्रिटिश हेल्प करेंगे। लेकिन वैन मराठा अटैक्ड टेरिटरीज ऑफ टीपू, सॉरी टीपू नॉट, मैं बार बार टीपू बोल रहा हूँ, जब उन्हें मैसूर की टेरिटरी पर मराठा ने अटैक करा तो फिर हुआ क्या, तो फिर ब्रिटिश ने उनकी मदद नहीं करी। अब इससे क्या होगा, इससे हैदर अली को गुस्सा आ गया, हैदर अली जो है गुस्से में आके वो क्या करता है, वो कहता है वो फिर वॉर शुरू कर देता है ब्रिटिश के खिलाफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और वो इस टाइम क्या करता है, वो सबको साथ में ले रहा है, मैसूर को भी, मराठा को भी, और हैदराबाद के निजाम को भी, ठीक है, यानी कि निजाम को भी शामिल करता है, और उसके बाद वो ब्रिटिश से लड़ रहा है, ऐसा मैंने बताया आपको भी। बट ब्रिटिश उनको सेपरेट कर पाते हैं, मैंने भी आपको बताया, और उसके बाद जो है फिर भी जो टीपू सुल्तान है लास्ट में उनको हरा देता है, हैदर अली मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, ओके। फिर ट्रीटी ऑफ मंगलोर हो जाती है, ये जो है अनकंक्लूसिव वॉर है, इनकंक्लूसिव वॉर है, ठीक है। इनकंक्लूसिव वॉर क्यों भाई, क्योंकि अभी भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, और अभी भी वॉर कभी भी हो सकता है, ये श्योर नहीं है कब होने वाला है, ओके। तो तब तक क्या करते हैं, दोनों एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अभी वॉर नहीं करते, कुछ टाइम तक आराम करते हैं, तो ये 6 साल तक आराम करते हैं, 6 ईयर्स तक, और फिर उसके बाद फिर से इनमें जो है लड़ाई शुरू होती है, वॉर शुरू होती है, ओके। अब आप ये समझ पा रहे होंगे ब्रिटिश बार बार क्यों लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्फिडेंट है कि अब जो है ना, क्योंकि उनने बंगाल जीत लिया, बंगाल कैसे जीता उन्हें पता ही आपको, आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो बंगाल को उनने जीत रखा है, अब उनके पास ज्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, है ना, तो इसकी वजह से उनके पास कॉन्फिडेंस है। अब उनके पास क्राउन की मिलिट्री भी है, ब्रिटिश क्राउन की मिलिट्री भी है, मिलिट्री सपोर्ट भी है ना, तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंट है और हर बार वो तैयार रहे। हार गए हैं लेकिन फिर भी वो कोशिश करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये नहीं हारा, अगर हमने मैसूर को कब्जे में नहीं करा, तो फिर हो सकता है कि हमें इंडिया छोड़ना पड़े। तो ये इस बात की वजह से बार बार कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी बार कोशिश करी हमने। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, 1790 से लेकर 1792 तक जब वॉर हुआ तो पहले टीपू जीता, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश अकेले आए थे, ब्रिटिश केम अलोन टू फाइट टीपू सुल्तान द ब्रेव मैन, है ना। अब लेकिन वो हार जाते हैं ब्रिटिश, फिर वो क्या करते हैं, निजाम और मराठा की हेल्प लेते हैं और उनके साथ अटैक करते हैं टीपू के पास खिलाफ, ठीक है। फिर टीपू को सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है। इसमें होता है कि टीपू जो है, मतलब कि इस ट्रीटी में उस पर वॉर कंपनसेशन लगाया जाता है,
वॉर इंडेमनिटी लगाई जाती है, तो हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी तो इमीडिएटली पे करनी थी, ठीक है, हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी तुरंत पे करनी थी टीपू सुल्तान को, वो कर देता है, और हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी है वो इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी, तो इंस्टॉलमेंट में पे करता है, लेकिन हाफ वो करेगा या नहीं करेगा इस बात की गारंटी कौन देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो कहते हैं अपने ये 2 सन जो है ये हमें दे दो, हम हॉस्टेज में रखें, हॉस्टेज के रूप में नहीं रखेंगे, यानी कि इनको तरीके से कैद में रखेंगे, और जब तक आप जो है हमें ये वॉर इंडेमनिटी वापस नहीं दे देते तब तक ये हॉस्टेज में रहेंगे। तो टीपू सुल्तान जो है 1796 तक वॉर इंडेमनिटी पे कर देता है। वॉर इंडेमनिटी हैज बीन पेड बाय द टीपू सुल्तान टिल 1769 एंड ही हैज रिसीव्ड हिज 2 सन्स फ्रॉम द हॉस्टेज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद वो सोच रहा है क्या करा जाए, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हार हो गई टीपू सुल्तान की, अभी तक नहीं हारा था, एक बार हार गया ब्रिटिश से, तो अब कह रहे हैं इससे बदला लेना चाहिए, इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेना चाहिए, जो ये उसका अपमान हुआ है इसका बदला लेना चाहिए। अब वो क्या करता है, अब वो ना गुड रिलेशन बनाना शुरू करता है फिर से फ्रेंच के साथ, उसको फ्रेंच का सपोर्ट चाहिए। ये और जगह ऐसा कहा जाता है, वो बहुत जगह पर मतलब कि फरमान भेजता है एक तरीके से, और हेल्प के लिए एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में या गल्फ कंट्रीज में, वो अलग अलग जगह पर ये फरमान अपना सेंड करवाता है कि मुझे हेल्प चाहिए, मिलिट्री हेल्प चाहिए। ओके, क्यों कर रहा है वो, ताकि वो अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला ले सके। ओके, और ये बात किनको पता लगती है, ये बात पता लगती है ब्रिटिश को कि ये तो जो है गड़बड़ कर रहा है, ये तो हमारे लिए फिर से एक थ्रेट क्रिएट मतलब कि थ्रेट बन सकता है ना। अब तक कब तक 1799 तक टीपू सुल्तान जो है काफी ज्यादा अपने आप को रिकवर कर चुका है, अपनी वेल्थ को और अपनी आर्मी को। ओके, अब ब्रिटिश को फिर से डर लग रहा है कि ये अपनी पावर स्ट्रेंथन कर और फिर से किसी कंट्री का सपोर्ट लेकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऑफर करते हैं टीपू सुल्तान को सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, टीपू सुल्तान को सब्सिडरी अलायंस ये ऑफर करते हैं। सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये हम एक सेपरेट टॉपिक में समझेंगे, सेपरेट लेक्चर में समझेंगे। तो सब्सिडरी अलायंस जो है इसमें बेसिकली है क्या, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। सब्सिडरी अलायंस में होगा क्या, जो मिलिट्री है, मैसूर स्टेट की जो मिलिट्री है, वो मिलिट्री अब मैसूर स्टेट नहीं मेंटेन कर सकता, इसमें ये कहा जाएगा। अब वहां पर ब्रिटिश आर्मी जो है वो रहेगी, ठीक है, और जो मेन डिसीजन है वो कौन लेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। जैसे अगर कोई पॉलिसी बनानी है जो कि मतलब कि फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि किस किस फॉरेन स्टेट के साथ क्या रिलेशन ब्रिटिश मतलब कि मैसूर स्टेट के हो सकते हैं, तो कौन डिसाइड करेगा, मैसूर स्टेट या फिर ब्रिटिश, वो ब्रिटिश डिसाइड करेगी। यानी कि ब्रिटिश सुजेनिटी को एक्सेप्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्रिटिश सुप्रीम है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश की हेल्प के बिना, ब्रिटिश की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, ब्रिटिश स्टेट की, ठीक है। तो आपको किसके अंडर काम करना पड़ेगा, मैसूर मतलब कि सुल्तान को, टीपू सुल्तान को किसके अंडर काम करना पड़ेगा, सब्सिडरी लाइन के थ्रू ब्रिटिश के अंडर काम करना पड़ेगा, और ये टीपू सुल्तान को एक्सेप्टेबल नहीं था। यानी कि उसने एक बात भी कही, यानी कि कुत्ते की तरह जीने से बढ़िया है शेर की तरह मरना। ओके, यानी कि लिविंग अ लाइफ ऑफ डॉग मतलब लिविंग अ लाइफ ऑफ लायन इज बेटर देन डाइंग अ लाइफ ऑफ या लिविंग अ लाइफ ऑफ डॉग। ओके, बात क्लियर, डाइंग अ लाइफ ऑफ लायन इज बेटर देन लिविंग अ लाइफ ऑफ डॉग, उसने ये कहा। मैंने गलत बोल दिया। तो इस वजह से एक और वॉर छिड़ जाता है। वो वॉर क्या होता है, वो वॉर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर्स, और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान हैज बीन किल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, यू कैन से। और होगा क्या, अब सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन किसे, अब तो कोई सुल्तान है ही नहीं। तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या है, वो पहली जो डायनेस्टी थी आपको याद होगा, वुडेयार डायनेस्टी, जिस हिंदू डायनेस्टी थी जिसको टीपू सुल्तान के फादर ने, हैदर अली ने डिफीट कर दिया था 1761 में, और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है।
तो अब वो उसी डायनेस्टी के एक पर्सन को क्या बनाया जाता है, रूलर बना दिया जाता है, और उसे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है, वो कर लेता है। ओके, सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाला ये मैसूर स्टेट फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेट कौन था जिसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करी, वो स्टेट था हैदराबाद। हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करी। ओके, तो इस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं। हमने इसमें साथ के साथ कॉजेज भी पढ़ लिए, किस वॉर का क्या कॉज था, ठीक है, और किस तरीके से ये वॉर्स हुए, कौन जीता कौन हारा, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब ये वॉर होने के बाद आउटकम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये देखते हैं। ठीक, पहला इम्पैक्ट बिल्कुल क्लियर है, जो फ्रेंच के रिवाइवल का थ्रेट था ब्रिटिश को, फ्रेंच रिवाइवल, थ्रेट ऑफ फ्रेंच रिवाइवल, हैड बीन वाइप्ड अवे। ये थ्रेट तो उन्होंने खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। अब फ्रेंच जो है किसी भी तरीके से रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यही था मैसूर स्टेट ही था जो फ्रेंच को सपोर्ट कर रहा था, और फ्रेंच इससे इसको सपोर्ट कर रहे थे इन रिटर्न, है ना। तो अब ये फ्रेंच के रिवाइवल का थ्रेट क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। ये क्या हो गया, रिमूव। किसकी वजह से, डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान की वजह से ये थ्रेट जो है ये रिमूव हो गया। बात क्लियर। इसके अलावा अब एक ही पावरफुल स्टेट बचा है, एक पावरफुल स्टेट है, वो भी कौन सा, मराठा, मराठा किंगडम। ओके, अब ब्रिटिश जो है अपना पूरा अटेंशन किस पर पे कर सकते हैं, मराठा किंगडम पर पे कर सकते हैं, कि अब इसको कैसे कब्जे में लिया जाए। ओके, इसको कैसे हराया जाए और अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो पूरा फोकस अब कहां पर रहने वाला है ब्रिटिश का, मराठा किंगडम पर रहने वाला है। यानी कि अब एंग्लो मराठा वॉर्स होंगे, पहले भी हो चुके हैं इसके, ठीक है, मतलब कि इस ईयर से पहले भी हो चुके हैं। अभी हम सीक्वेंस में देखेंगे कब कब हुए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स कब कब हुए, क्यों हुए, और उनके क्या कंसेक्वेंसेस आए। ओके, तो इसमें हमें एंग्लो मैसूर वॉर्स में इतना ही समझना था, हमने क्या क्या समझा है, इसको रिकॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। अभी मैं छोटा सा समराइज कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स में। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा मैसूर जो है वो सुल्तान के रूल में कैसे आया, है ना, यानी कि वहां पर हैदर अली जो है सुल्तान कैसे बना। थोड़ी सी हमने हिस्ट्री जानी, बेसिक हिस्ट्री, 2 to 3 लाइन्स की। इसके अलावा हमने जाना कि क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से एंग्लो मैसूर राइवलरी क्रिएट हो रही थी, और उस राइवलरी की वजह से क्यों किन कारणों की वजह से वॉर हुई, एंग्लो मैसूर वॉर हुई। इसके अलावा हमने क्या देखा, वो एंग्लो मैसूर वॉर्स कौन कौन से थे, 4 वॉर्स देखे, उनमें कुछ हमने ट्रीटीज भी देखी। इसके अलावा हमने क्या देखा इसमें, इम्पैक्ट क्या पड़े एंग्लो मैसूर वॉर्स के। बात क्लियर। तो हमें इतना ही पढ़ना था एंग्लो मैसूर वॉर्स के अंदर। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।